हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहिनी देवी दापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं सैलरीज, वेतन। इस चैप्टर का 16वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, राजेश मुंबई में एक निजी क्षेत्र की कंपनी का कर्मचारी है, एक गैर सरकारी कर्मचारी है। उसके वेतन एवं भत्ते निम्न है। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि वेतन में वेतन यानी कि मूल वेतन और विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया भुगतान भत्ता। तो इसके वेतन में वेतन एवं भत्ते शामिल हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। तो वेतन और भत्तों में मूल वेतन है 12,000 रुपए प्रति माह, महंगाई भत्ता है 1,000 रुपए प्रति माह, मनोरंजन भत्ता है 2,000 रुपए प्रति माह, चिकित्सा भत्ता है 1,000 रुपए प्रति माह, नौकर भत्ता है 600 रुपए प्रति माह तथा मकान किराया भत्ता 4,000 रुपए प्रति माह। तो मूल वेतन के अलावा इसको कुछ भत्ते भी दिए जा रहे हैं। इसके विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक राशि नियमित तौर पर दी जा रही है भत्तों के रूप में। मकान किराया भत्ता भी दिया जा रहा है, क्योंकि वह किराए के मकान में रहता है और वह 6,000 रुपए प्रति माह मकान का किराया चुकाता है। उसकी कर निर्धारण वर्ष 2021-22 यानी कि गत वर्ष 2020-21 की वेतन की सकल आय ज्ञात कीजिए। तो मिस्टर राजेश की हमको सकल वेतन की सकल आय ज्ञात करनी है। तो हेडिंग डालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ gross salary of Mr. Rajesh for the assessment year 2021-22। इस तरह से हेडिंग डालेंगे और पर्टिकुलर्स और अमाउंट के दो कॉलम बनाएंगे। तो सबसे पहले दिया गया है मूल वेतन, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है 12,000 रुपए प्रति माह। तो राजेश की जो वेतन की सकल आय है, जो ग्रॉस सैलरी है, उसमें सबसे पहले हम बेसिक सैलरी शामिल करेंगे और बेसिक सैलरी है 12,000 रुपए प्रति माह। तो गत वर्ष में हमको कोई भी अवधि नहीं दी गई है, कोई तारीख नहीं दी गई है, इसलिए हम मानेंगे कि गत वर्ष में यानी कि 2020-21 में पूरे 12 महीने उनको 12,000 रुपए मूल वेतन प्राप्त होता रहा पूरे गत वर्ष के लिए। तो 12,000 को 12 से गुणा करने पर इनकी जो बेसिक सैलरी है वो आती है 1,44,000। इसके बाद महंगाई भत्ता। तो जब हमने भत्तों के बारे में पढ़ा था तो हमने भत्तों की 3 श्रेणियां बनाई थी। 3 श्रेणियों के बारे में पढ़ा था कि कुछ भत्ते ऐसे होते हैं जो पूर्णतया कर योग्य होते हैं, कुछ भत्ते ऐसे होते हैं जो पूर्णतया करमुक्त होते हैं, जिनको वेतन की आय में शामिल नहीं किया जाता, और कुछ भत्ते अंशतः करमुक्त होते हैं, यानी कि अगर निर्धारित शर्तों की पूर्ति कर दी जाए तो ऐसे भत्तों में से कुछ राशि करमुक्त कर दी जाती है। ऐसे भत्ते अंशतः करमुक्त भत्ते कहलाते हैं। तो भत्तों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: पूर्णतया करयोग्य भत्ते, पूर्णतया करमुक्त भत्ते और अंशतः करमुक्त भत्ते। तो महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, पूर्णतया करयोग्य भत्ता है। तो इसकी पूरी की पूरी राशि वेतन की आय में शामिल की जाएगी। तो बेसिक सैलरी के बाद हम भत्तों की राशि लिखेंगे, जिनमें पहला है डियरनेस अलाउंस। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे वेतन में महंगाई भत्ते के रूप में एक राशि दी जाती है, उस महंगाई को कॉम्पेंसेट करने के लिए, उस महंगाई की क्षतिपूर्ति करने के लिए महंगाई भत्ते के रूप में। तो महंगाई भत्ता पूर्णतया करयोग्य होता है, वेतन की करयोग्य आय में शामिल किया जाता है। डियरनेस अलाउंस दिया जाता है 1,000 रुपए प्रति माह पूरे गत वर्ष के लिए 12 महीनों के लिए। तो डियरनेस अलाउंस
12,000 रुपए शामिल किया जाएगा। मनोरंजन भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस को पहले वेतन की सकल आय की गणना करते समय वेतन में शामिल कर लिया जाता है और फिर सकल आय में से कटौती दी जाती है, उसके बाद हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल हम एंटरटेनमेंट अलाउंस को हम कर योग्य भत्ता मानते हुए वेतन की आय में शामिल करेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस 2,000 रुपए प्रति माह, तो 12 महीने के लिए 24,000। चिकित्सा भत्ता, मेडिकल अलाउंस पूर्णतया कर योग्य भत्ता है, पूरा पूरा वेतन में शामिल किया जाएगा। मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपए प्रति माह, तो 12,000 रुपए। और इसके बाद है नौकर भत्ता, सर्वेंट अलाउंस, ये भी पूरा का पूरा कर योग्य होता है। अगर सहायक रखने हेतु कोई भत्ता दिया जाता है तो जितनी राशि खर्च की जाती है उतनी करमुक्त होती है, लेकिन नौकर भत्ता, नौकर रखने के लिए भत्ता, सर्वेंट अलाउंस, ये पूर्णतया कर योग्य होता है। कोई सहायक रखा जाता है कार्यालय के कामों के लिए अगर किसी कर्मचारी द्वारा, और उस सहायक रखने के संबंध में जो भत्ता दिया जाता है वह कर्तव्य पालन के लिए किए गए खर्चों की पूर्ति हेतु भत्ता कहलाता है। तो ऐसे भत्ते की राशि, जैसा कि अभी हमने बात की कि जितनी राशि खर्च होती है उतनी राशि करमुक्त कर दी जाती है, लेकिन नौकर भत्ता जो है, सर्वेंट अलाउंस है, पूरा का पूरा कर योग्य होता है। ये जो नौकर भत्ता है ये निजी कार्यों के लिए जो अगर नौकर रखा गया है उन व्ययों की क्षतिपूर्ति के लिए भी दिया जा सकता है, इसलिए नौकर भत्ता, सर्वेंट अलाउंस पूर्णतया कर योग्य होता है। 600 रुपए 12 महीने, तो 7,200 रुपए गत वर्ष में प्राप्त हुए वेतन के रूप में। तथा मकान किराया भत्ता 4,000 रुपए प्रति माह। मकान किराया भत्ता अंशतः करमुक्त भत्ता है। मकान किराया भत्ते में से कुछ राशि करमुक्त की जाती है, तो यह अंशतः करमुक्त भत्ता है। हाउस रेंट अलाउंस, तो करमुक्त राशि की गणना हमको करनी पड़ेगी कि कितनी राशि करमुक्त की जाएगी। हाउस रेंट अलाउंस 4,000 रुपए प्रति माह, 12 महीने के 48,000। इसको एक बार जो इनर कॉलम है उसी में लिखेंगे और इसमें से करमुक्त राशि घटाने के बाद जो कर योग्य राशि होगी, जो टैक्सेबल अमाउंट होगा हाउस रेंट अलाउंस का, वो हम फिर मेन कॉलम में लिखेंगे। एक बार इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। तो मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। तो मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि, 3 राशि हमने बात की थी, उनमें से जो सबसे कम राशि होती है वो मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि होती है। पहला, प्राप्त मकान किराया भत्ता। दूसरा, वेतन का 50% या 40%। और तीसरी राशि, चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%। ये हमको वर्किंग नोट में ये कैलकुलेशन करके दिखानी होगी, बताना होगा। तो इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होगी वो मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि होगी। तो जो मकान किराए भत्ते की राशि है उसमें से उतनी राशि करमुक्त कर दी जाएगी और शेष राशि कर योग्य टैक्सेबल मानी जाएगी। तो प्राप्त मकान किराया भत्ता 4,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 12 महीनों में 48,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। 4,000 इंटू 12, गत वर्ष में 48,000 रुपए मकान किराए भत्ते के रूप में प्राप्त हुए हैं। दूसरा है वेतन का 50% या 40%। तो वेतन का 50% हम तब लेंगे जब कोई कर्मचारी चारों महानगरों में से किसी महानगर में काम करता हो। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन चारों महानगरों में से अगर किसी महानगर में कोई कर्मचारी काम करता है, नौकरी करता है, तो मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना के लिए उसके वेतन का 50% लिया जाएगा और अन्य स्थानों पर
वेतन का 40% दिया जाएगा। तो जो श्री राजेश है वो मुंबई में काम करते हैं, इसलिए इसके वेतन का 50% लिया जाएगा मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना के लिए। वेतन में क्या क्या शामिल किया जाएगा, वेतन किसको माना जाएगा, तो वेतन में मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन और बिक्री पर कमीशन। तो मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना करते समय वेतन में मूल वेतन शामिल किया जाता है, महंगाई भत्ता शामिल किया जाता है अगर महंगाई भत्ते को सेवानिवृत्ति लाभों के लिए भी वेतन की गणना में अगर शामिल किया जाता हो तो, और अगर कर्मचारी को बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत कमीशन दिया जाता है तो उसको भी हम वेतन मानते हैं मकान किराए भत्ते की गणना के लिए। इस क्वेश्चन में वेतन के रूप में हम लेंगे मूल वेतन, और जो महंगाई भत्ता है डियरनेस अलाउंस, उसके बारे में कुछ नहीं कहा हुआ कि इसको सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वेतन माना जाता है या नहीं माना जाता है। तो जब कोई सूचना नहीं है हमारे पास तो हमें मानेंगे कि महंगाई भत्ते को सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वेतन नहीं माना जाता है, तो महंगाई भत्ते को हम वेतन में शामिल नहीं करेंगे मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना करते समय। और बिक्री पर कमीशन इस क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ नहीं है। तो वेतन में केवल इस क्वेश्चन में मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना के लिए केवल मूल वेतन को ही शामिल करेंगे। तो वेतन का 50% देंगे, और ये जो हम मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना करने के लिए जो हम 3 अमाउंट ले रहे हैं, ये तीनों अमाउंट संबंधित अवधि रिलेटिव पीरियड का लेंगे, यानी कि जितनी अवधि के लिए गत वर्ष में जितनी अवधि के लिए कर्मचारी किराए के मकान में रहा है उस अवधि को हम संबंधित अवधि रिलेटिव पीरियड कहते हैं, और उसी अवधि के लिए तीनों राशियों की गणना की। किसी अन्य सूचना के अभाव में हमने यही माना है कि गत वर्ष में पूरे 12 महीने जो कर्मचारी है वो किराए के मकान में रहा है, तो 12 महीने का उसको प्राप्त मकान किराया भत्ता हुआ है 48,000 रुपए का। उसका जो वेतन है 12 महीने का 1,44,000, उसका 50% हम लेंगे 72,000 रुपए, क्योंकि ये मुंबई में कार्यरत है, और चुकाया गया किराया 6,000 रुपए प्रति माह किराया चुकाता है। तो पूरे 12 महीने गत वर्ष में किराए के मकान में रहा है, अन्य सूचना के अभाव में हमने यही माना है। तो 12 महीने का किराया उसने चुकाया है 6,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 72,000 रुपए, और वेतन का 10%, वेतन है 1,44,000, उसका 10% 14,400 रुपए। तो 72,000 में से 14,400 माइनस करेंगे 57,600 रुपए। इन तीनों में से जो राशि सबसे कम होती है वही मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि होती है। तो इन तीनों में से 48,000 रुपए प्राप्त मकान किराया भत्ता ही सबसे कम राशि है, इसलिए पूरा का पूरा मकान किराया भत्ता करमुक्त कर दिया जाएगा। एग्जम्प्टेड अमाउंट 48,000, और टैक्सेबल एचआरए होगा नील। इन सबका टोटल कर देंगे, और इन सबका टोटल ही ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी कराएगा। इनका टोटल करेंगे 1,44,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000 प्लस 12,000 प्लस 7,200, 1,99,200 रुपए ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, या इस करदाता की, इस कर्मचारी की सकल वेतन की आय है। मनोरंजन भत्ता एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसकी कटौती वेतन की सकल आय में से दी जाती है। पहले इसको वेतन में शामिल कर लिया जाता है, चाहे कर्मचारी सरकारी हो या गैर सरकारी हो। पहले सकल वेतन की आय में मनोरंजन भत्ते को, एंटरटेनमेंट अलाउंस को शामिल कर लिया जाता है, सकल आय की गणना की जाती है, और उसके बाद में मनोरंजन भत्ते की कटौती दी जाती है। तो सकल आय में से 3 कटौतियां दी जाती है। एक तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मानक कटौती, दूसरा है मनोरंजन भत्ते की कटौती, और तीसरी है एम्प्लॉयमेंट टैक्स की कटौती। इन तीनों कटौतियों की बात हम आगे की क्लास में करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही समझे कि जो मनोरंजन भत्ता है, चाहे कर्मचारी सरकारी हो या गैर सरकारी हो,
मनोरंजन भत्ते को वेतन की सकल आय की गणना करते समय पूरी की पूरी राशि मनोरंजन भत्ते की वेतन की सकल आय में शामिल की जाती है और इस कटौती सकल आय में से बाद में दी जाती है कर योग्य आय की गणना करते समय। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।